अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। बैठक के एक और सेशन के साथ मैं मलिक जहांगीर एक बार और हमारे दोस्त काजी मोहम्मद हारिस साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, से थोड़ी सी देर पहले खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप पे कातलाना हमला हुआ है जिसमें वो बच गए। इसकी तारीख क्या है, इस पर थोड़ा डिटेल में बात करनी है, और बाकी भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो साथ साथ इसमें आगे चलते रहेंगे। तो साथ रहिएगा। कैसा, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। कैसा साहब, डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ है कातलाना। हाँ। हालांकि गोली जो ब्रश करते हुए निकल गई है, हम्म। बट बड़ा ही कोई मशकूक किस्म का हमला है ये। वाकई में कंट्रोवर्सी टाइप के। मैं देख रहा था, स्नाइपर बैठा रहा, स्नाइपर ने टाइम दिया है बाकायदा। यार मैं ज़ाहिर हम लोग इस बात पे कोई वसूख से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, लोग सवाल करते हैं। मेरी बात हो रही थी अभी बच्चों से अंदर, हम्म। तो उनसे मैंने यही कहा कि ये कोई पिस्टल से शूट नहीं किया गया कि भाई पॉइंट ब्लैंक पे आके करीब से मार दिया, कि भाई गन निकाली और मार दिया आपने। अगर आपने स्नाइपर ने एक शूट किया है ना, तो स्नाइपर को टाइम चाहिए होता है। वो बड़ी गन होती है, आगे उसका सलेंसर उसने लगाया हुआ होता है। वो अगर वो गन उठा के नहीं भी आ रहा, उसको असेंबल भी कर रहा है, तो एक जगह पे जहाँ वो टिकेगा ना, जहाँ से उसने हिट करना है, वहाँ बैठ के उसने पूरा प्रोग्राम सेट करना है। गन लगाएगा, उसके बाद हवा की जो है डायरेक्शन चेक करेगा, हवा किस तरह से चल रही है, और कम से कम 1 से 2 मिनट, कम से कम टाइम है, उसने वॉच करना है ऑब्जेक्ट को। हाँ। क्या इसकी मूवमेंट क्या है, क्योंकि एक शॉट होता है स्नाइपर के पास। अगले में तो जाहिर है, सवाल हाँ, ही नहीं। एक शॉट होता है, दैट्स इट। तो उसने चेक करना होता है कितना मूव कर रहा है, और कितने जो है ये कितनी डिग्री जो है वो ले रहा है घूमने में आगे पीछे। उसमें अंदाज़ा लगा, क्योंकि एक एल्गोरिथम चल रहा होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक बंदा क्रिकेट खेलता है, एक बंदा क्रिकेट नहीं खेलता। जो क्रिकेट नहीं खेलता ना, उसको अगर आप बल्ला पकड़ा दें और पिच पे खड़ा कर देना, तो वो गेंद को टच भी नहीं कर सकेगा। क्योंकि जो क्रिकेट खेलता है वो टच कर लेता है। उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो ना बॉडी जो होती है, इसकी भी एक मेमोरी होती है जो एल्गोरिथम बनाती है, सीखती है हमें गेंद आ रही है, इस स्पीड से आ रही है, तो मैं किस एंगल से बल्ले को घुमाऊँ, किस वक्त बल्ले को लेके आऊँ कि जैसी गेंद पास आए उसी वक्त बल्ला उसको टच हो। हैंड आई कोऑर्डिनेशन कहते हैं इसको। इसीलिए जब कोई खिलाड़ी ज़्यादा बोल्ड होना शुरू हो जाए ना, तो समझ लो उसकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, कि उसका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन ख़त्म होते जा रहा है। उम्र के साथ साथ चीज़ें ये कम होती जाती हैं, इसलिए रिटायरमेंट ले लेते हैं। समटाइम्स बैट्समैन अगर वो मिस करता है तो गिर भी जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका बॉडी मूवमेंट जो है ना वो पूरा फेल हो जाएगा। ऐसा ही वो है। मोमेंट ठीक इसी तरह एक स्नैपर को 2 से 3 मिनट चाहिए होते हैं ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए। वो पूरा एल्गोरिथम उसके दिमाग में चल रहा होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अभी जो वीडियो आई है, तो ट्रम्प के बिल्कुल सामने ही छत के ऊपर 2 सीक्रेट सर्विस के बंदे बैठे हुए हैं, स्नाइपर, और उसी जगह पॉइंट कर रहे हैं। मतलब उन्होंने देख लिया था उसको। अगर देख लिया था तो उसको शूट क्यों नहीं किया गया? हाँ। एक विटनेस का बयान आया अभी, हाँ। कि मैं 5 मिनट से देख रहा था छत पे इसको बैठे हुए स्नैपर्स को। मैंने सीक्रेट सर्विस वालों को कहा भी, भाई बंदा क्या कर रहा है ऊपर, देखो उसको। बट कोई उस पर अमल नहीं किया गया। इस पर मेरी 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो ये कि यार देखो, या तो बहुत अच्छा था कि उसको जो कहा गया भी तूने कहानी को टच करना, उसने कहानी को टच किया उसने अपनी ड्यूटी और पूरी एश्योरिटी थी कि वहाँ से भाग जाएगा, कुछ हो जाएगा। सही है। ठीक है। या तो वो बहुत बेवकूफ़ था कि उसको लगता था कि वाकई उसको भागने दिया जाएगा। ये हो सकता है अपना इलेक्शन जीतने का। चलो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत ऊपर जा रहा है, पर फाइनल नेल इन द कॉफन जिसे कहते हैं ना, ये वो सीन था कि यहाँ से उसने हिट किया, वहाँ से सीक्रेट सर्विस वाले ने उसको हिट किया। चलो भाई, ट्रंप को मकबूलियत मिल गई, कातिल भी जो मारा गया कोई पूछेगा नहीं पीछे सीन क्या था। ये तो एक थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये है कि अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज नहीं, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो असला साज अदारे हैं। ऐसा ही है। जिसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन कहते हैं। उसके लिए भी हम किसी दिन करेंगे बात, डट के बात करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी थ्योरी मेरी ये है कि भाई अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने यह हमला करवाया कत्ल करवाने के लिए, कि ये कत्ल हो जाएगा, और या तो इसके बाद डमी आएगा कोई, या फिर वही रिपब्लिकन में से जो है कोई बाइडन शाइडन जो है वो फिर से जीत जाएंगे, कि ये बड़ा थ्रेट है
क्योंकि फार राइट जो है बहुत ज़रा इससे अटैच्ड फील करते हैं, और फार राइट बड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है यूएस में। तो बाइडन रहेगा तो बाइडन जो है उनके हक में बेहतर है। बाइडन उनके हक में इसलिए बेहतर है कि बाइडन हो गया 81 साल का, उसको चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं। अभी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हो रही है हाँ, ना, उसमें वो इतना की बोंगियाँ कर रहा है जिसकी हद नहीं है। उसने वो क्या कहते हैं, कौन से मुल्क के वजीर आजम को बोल दिया, रशिया का, यूक्रेन के हाँ, उसको एग्जैक्टली। अब सीन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा मोहरा चाहिए होता है जो जिसके मुंह में जुबान ही ना हो। हाँ, जो वो पॉलिसी बनाएंगे वही इसको आगे चलाएगा, कुछ सोचेगा नहीं क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस करीबी तारीख का वाहिद सदर है जिसने कोई नई जंग नहीं शुरू की, और एक जंग ख़त्म कर दी बल्कि अफगानिस्तान वाली। तो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट को ये मंजूर नहीं है कि जंग ख़त्म हो। उनके सर्वाइवल का चलती मसला है रहेगी, असला बिकता रहेगा, उनका सर्वाइवल रहेगा। लेकिन अगर जहांगीर, अगर फ़र्ज़ करो ये हमला कामयाब हो भी जाता, खुदा ना खास्ता, अगर एक शख्स, मतलब सपोज कर लेते हैं ट्रम्प चला भी जाता, तो इससे ये तो नहीं लाजिम आता कि बाइडन ही जीतता। अगर ट्रंप की पार्टी का भी कोई जीतता है ना, हाँ, तो वो इस लेवल का बंदा ना होता, ट्रंप के लेवल का। हाँ, कम से कम ये कि मुज़ाहमत ना करता, और हो सकता कि उन्हीं का बंदा होता। देखिए हाँ, वो क्या करते हैं, 1960s में एक अमेरिकी प्रेसिडेंट था, रोजन आइजनहावर नाम था उसका। ये वो था जिसने जंग ज़ेम डोम में भी जो है अमेरिकन फोर्सेस को लीड किया था। वो बड़ा कामयाब एक सदर रहा है उनका। उसकी जो आखिरी तकरीर है ना, मैं हमेशा उसका जिक्र करता हूँ कि उसने बड़ी पते की बात की थी। उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि मेरा मुल्क बहुत तेज़ी से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का शिकार होता जा रहा है। ये अपनी पॉलिसी से इस मुल्क को चलाएंगे और अमेरिका को जंगों से नहीं निकलने देंगे। अब वो क्या करते हैं कि अमेरिका में कैंपेन चलती है हेल्थ केयर और जॉब्स के इर्द गिर्द। अब सीन ये हुआ कि ये जो होते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के जो अदारे होते हैं, लॉकहीड हो गया, मार्टिन हो गया, और नॉर्थरप हो गया, ग्रूमैन हो गया, बोइंग हो गया, और एक दो और भी हैं, एक जनरल करके नाम है उसका, एक वो भी है इसमें। ये क्या करते हैं कि ये उनके स्टेट्स में जाके अपनी कंपनियां बनाते हैं, अपनी फैक्ट्री खड़ी करते हैं, 10,000 जॉब्स। भाई तू हमारे हक पे काम कर, हम तुझे फंड भी देंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए, और तेरी स्टेट में जो है हम अपनी कंपनी लगा के जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे। बदले में क्या होगा कि कांग्रेस में जाके तूने हमारे हक की बात करनी है, वो बिल पास करने जो हम कहेंगे। तो असल में ये भी कहा जाता है कि रोजन आइजनहावर ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल एंड कांग्रेस जो है कॉर्पोरेशन कहा था, कांग्रेस का भी जिक्र किया था, बाद में कांग्रेस का नाम काट दिया गया उसमें से कि भाई ये एक ट्राइका चल रहा है। वो ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल वाले हैं, ठीक हो गया, ये आएंगे, ये फैक्ट्री लगाएंगे, बदले में कांग्रेस वालों से वोट मांगेंगे, कांग्रेस वाला आके इनके बदले की वो करेगा, इनके मर्जी की बिल पास करेगा। तो अमेरिकन टैक्स पे का ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास जाएगा। यहाँ तक अंदाज़ा लगा लें इनकी ताकत कितनी ज़्यादा है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की, कि बाराक ओबामा साहब आए थे बुश के बाद, क्या नारा था इनका? चेंज। ओबामा कहाँ चेंज, कि भाई हमने जंगें ख़त्म करनी है। उस नालायक ने 2 जंगें और शुरू कर दी, ज़्यादा आईसिस भी बना के चला गया। ड्रोन्स हमलों की तादाद बढ़ गई, जंगों की तादाद बढ़ गई, आईसिस भी खड़ा हो गया, मज़ीद जंगों का शिकार करके चला गया दुनिया को। ट्रंप आया, ट्रंप के आने के पीछे बड़ी वो चीज़ थी, किसी को नहीं लगता था कि हिलरी क्लिंटन हारेगी और ट्रंप आ जाएगा। ऐसा ही है, बहुत ही शायद शाज़ो नाज़र किसका तुक्का लगा जिसने बोला हो कि भाई ट्रंप जीतेगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका। ट्रंप को इसीलिए लाया गया आगे कि यार ये तो बहुत ही मुंह फट सा है, मुतशद्दिद सा है, हाँ, ये तो और जंगें शुरू करेगा। हाँ। लेकिन ये आया तो उसने जो है वो मागा का नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बजाय इसके कि दूसरी जंगें शुरू करता जो अमेरिका के अंदर के मसले थे, जैसे इलीगल उसका इमिग्रेंट्स का मसला है। जिस तरह हम लोग तंग हो जाते हैं ना वानियों से, अगर क्राइम भी करे, सब कुछ कर रहे हैं और फिर गाली भी देते हैं पाकिस्तान को, ठीक इसी तरह अमेरिका भी तंग है आस पास इलीगल इमिग्रेंट से, कि भाई ये जॉब्स भी खा रहे हैं और यहाँ अमेरिका के अंदर बैठ के भी अपना कल्चर करते रहते हैं। तो जो कोर अमेरिकन हैं, जो राइट साइड वाले, वो बड़े इनसिक्योर हो गए। तो उनका भाई पहले ये अपना घर ख़त्म करूँगा। मैं एक और मज़े की बात बता दूँ, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में मौजूद जो इनकी एम्बेसी होते हैं, कौंसल खाने होते हैं, इनको एक फ़ंड जारी किया जाता था NGOs के लिए।
अराउंड $2 मिलियन का सालाना। यार ये इस पे तो बात करो जरा, ये क्या बात सीन ज्यादा नहीं है कर ये? सकता क्योंकि डॉक्यूमेंटेड मेरे पास अभी चीज नहीं है, बट मैं अंदर की बात बता रहा लेकिन मैंने बहुत चीजें सुनी है इस बारे में, हूँ। खतरनाक। $2 मिलियन सालाना फंड दिया जाता था अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी इनके कौंसल खानों और उसको, हाँ, कि आपने फलानी फलानी एनजीओज को फलाने फलाने प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट्स के पैसा लिए। देना हाँ, है। सही है, सही है। और वो प्रोजेक्ट भी किसी दिन जिक्र करूंगा मैं। हाँ, ट्रम्प आया, वो प्रोजेक्ट बंद हो गए। बंद करवाए इसने, ऐसा ही है। आपने देखा होगा ट्रम्प के हाँ। आने के बाद से पाकिस्तान के अंदर एनजीओ वाले जो सीन था ना, ये कमजोर होना शुरू हो गया। बाइडेन जब जीत के आया तो फिर से वो चीजें शुरू हो गई हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा धुम धड़का नजर आ रहा होता है इनका। तो ये सीन था कि ट्रम्प ने कोई जंग नहीं शुरू की, तो ट्रम्प उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नुकसानदेह है। ट्रम्प के कोई फायदे नहीं है मुसलमानों को, किसी दुनिया को। इन दी एंड ये भी काटेगा आके, बट फॉर अमेरिकन, फॉर फार राइट, ट्रम्प जो है वो बड़ा बेस्ट है। बट ट्रम्प को पता है नुकसान क्या होगा? क्या? ट्रम्प खुद कोई फार राइट नहीं है। हाँ, ट्रम्प खुद तो नहीं है, ठीक है, राइटिस्ट। वो मतलब कि वो भी प्ले बॉय टाइप हाँ, का बस सीन हाँ, है। इस तरह है। हाँ। लेकिन जब वो जीत के आ गया फार राइट के वोट से, तो उनको प्लीज करने के लिए पॉलिसी बनाएगा। लाजमी तौर पे सही बात है। फिर जो है अमेरिकन जो सोसाइटी है ना, उसका डिमाइज यहाँ से हो सकता है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत बढ़ जाएगी, शदीद वाली। अगर फार राइटिस्ट थोड़े से ज़रा ऊपर आना शुरू हो तो एग्जैक्टली आपको लगता है कि डिमाइस है? फार राइट तो सीधा सीधा बुरा कहते हैं ना उनको, लिबरल्स को। हाँ, वो तो सही है, लेकिन अमेरिका जैसी, यूएस, कनाडा, इन जैसी सोसाइटीज़ में जहाँ पे वाकई जो है ना वो लिबरलिज्म है, असल सेक्युलरिज्म वहाँ पर है, तो मुझे नहीं लगता कि बज़ाहिर ऐसा हो कि फार राइट अगर बहुत ज़्यादा, जैसे कनाडा में आजकल फार राइट बहुत तेज़ी से ट्रूडो के बाद से बढ़ा थे, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सही ये चीज़ें शायद थोड़ी बहुत आसपास मामले ख़राब होने, लेकिन डिमाइस का वर्ड यूज़ करना। सर इंडिया है ना, इंडिया एक लिबरल डेमोक्रेसी है यार, इंडिया की एग्जाम्पल लेकिन वाकई। आपने एक फार राइट आने के बाद, हाँ, मतलब इंडिया की जो है आज़ादी से लेकर 1947 से लेकर बहुत अच्छी 2014 तक इतने माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट अटैक नहीं हुए, इतनी वो चतुर वाक़यात नहीं हुए जितने 2014 से लेकर आज तक हो चुके हैं। मसला पता है कहाँ होता है? मसला वहाँ आता है ना कि जब अक्सरियत जो है गैर महफूज फील करना शुरू हो जाए कि तुम्हें इससे खतरा है, अक़लियत से खतरा है तुम्हें, हाँ, तो फिर उस मुल्क के अंदर मसले मसाइल खड़े होना शुरू हो जाते हैं। अमेरिका के अंदर भी जो फार राइट है वो बड़ी तादाद में बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ गया है वो, और वो इनसिक्योर फील करता है अब इनके अगेंस्ट कि यार मीडिया पे ये बैठे हुए, हर जगह ये आ रहे हैं, और जो वैल्यूज़ है हमारे क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, चीज़ों पे सेकुलर वैल्यूज़ के हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। कैंसिल कल्चर बड़ा आम कर दिया इन्होंने, ख़ासतौर पे LGBT वाले सीन पे उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है इस बात को लेके। तो यहाँ से फिर देखो, डाइवर्सिटी होना बुरी चीज़ नहीं होती है, लेकिन पोलराइजेशन बढ़ जाए ना माशरे में, हर बंदा एक दूसरे से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाए, गैर महफूज हो जाए। मतलब मुझ में और आप में अगर नज़रियाती इख्तिलाफ है ना, तो हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोई एग्जिस्ट कर सकते हैं, तशद्दुद आ गया तो लेकिन मुझे और आपको अगर एक दूसरे से जान का खतरा हो गया ना, मुझे अगर लगा कि यार ये मुझे मार देगा, या आपको लगा कि जहांगीर मुझे मार देगा, तो सर वो हम लंबे से साथ नहीं चल सकेंगे। गेम थ्योरी वाला सीन है सारा ये, कि हम लंबे से साथ नहीं चल सकेंगे, एक ना एक दिन तंग आके कोई एक मार जाएगा किसी ना किसी को। अमेरिका भी स्टेज पे आ गया, सेकुलरिज्म वाला सीन नहीं हुआ कि नज़रियाती मसाइल हैं चलो को एग्जिस्ट कर लो, वरना अमेरिका में तो कोई 150-200 तो मज़ाहिब हैं सिर्फ और सिर्फ, वो इतनी अक़वाम बस रही है अमेरिका में। हाँ। वो मसला नहीं था। फार राइट और लेफ्ट, फार राइट वाले ये भी कहते हैं कि जब मीडिया हमारा जिक्र करता है तो फार राइट बोलता है, लेफ्ट को सिर्फ लेफ्ट बोलता है, उसको फार लेफ्ट नहीं कहता, कि वो भी तो इतना तशद्दुद पसंद हो गए सारी चीज़ों पे। हाँ। तशद्दुद पसंद तो नहीं हुए, बट नज़रियाती तौर पे बहुत एंटी चीज़ हो गई उनकी। तो ये मसला हो सकता है अमेरिका का, और ये वजह हो सकती है कि ट्रम्प को रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि सामने उसके बाद जो आएगा वो डमी होगा, फिर बाइडन जीते और सामने जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के उस पर ही चलेगा, क्योंकि ट्रम्प कोई पहला वो है नहीं जिस पे हमला हुआ हो। मैं हमें कोई पहले भी हाँ 4 मर चुके हैं, 4 मर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले तो अब्राहम लिंकन मरा था, फिर गारफील्ड मरा था, फिर जॉन मैके क्या नाम था उसका तीसरे का, जिसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी 1901 में शायद उस पर हमला हुआ था। और उसके बाद जो है कैनेडी के बारे में कहा जाता है कि वो था कि ये इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ना उसके बड़ा अगेंस्ट था, कि इसको न्यूक्लियर ताकत नहीं होनी चाहिए इजराइल को। तो एक बड़ी लंबी कहानी चलती है उसके पीछे भी। यार जहांगीर, यहाँ से ना मैं मतलब 2 चीज़ें सोच रहा हूँ, 2 सवाल हैं। एक तो ये कि थोड़ा बहुत जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है ना,
मैं ये देखता हूँ कि यार राइट की ना जब हवा चलती है तो पूरी दुनिया में राइट, ऐसा ही है। और लेफ्ट की जब हवा चलती है तो पूरी दुनिया में लेफ्ट होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यार एक शख्स, चाहे ट्रम्प हो, चाहे बाइडन हो, चाहे ओबामा हो, चाहे एक्स वेदर हो, दुनिया में एक शख्स आ रहा है, उसकी वजह से हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इस शख्स की वजह से या तो जंगें शुरू होंगी या नहीं होंगी। यार एक शख्स की क्या हैसियत है 8 बिलियन आबादी में? लेकिन सर आप ये भी तो देखेंगे वो शख्स एक सुपर पावर को जो है head यही ना करेगा। यार, और सुपर पावर वो क्या इनइक्वालिटी की हद है। एग्जैक्टली, और सुपर पावर वो ना कई साहब कि जिसकी करेंसी जो है वो दुनिया चला रही है। दुनिया चला रही है, करेंसी भी दुनिया चला रही है, और दूसरी बात ये कि वो पॉलिसीज भी दुनिया की वो उनके हाथ में सारी। ऐसा ही है, असले साथ अदारे वहाँ बैठे हुए, टेक्नोलॉजी वहाँ पे बैठी हुई सारी। मतलब हम बैठे रहेंगे, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करनी है नहीं करनी है वो शख्स मुतय्यन करेगा जो उस सीट पे बैठेगा। एग्जैक्टली और वो कौन बैठेगा, वो असल असल जो है ना वो मसला यही है। सर ये वही सीन है जिससे खिलाफत बादशाहत वाला सीन हो गया था हाँ, कि वो बादशाह जो भी आएगा, अब्बासी आता है, हम्म। एक दूसरा कोई उमवी आता है, वो फैसला करेगा तो उस पर सारी दुनिया का फैसला जो है निर्भर करता है कि जितने मुल्क उसके अंडर आ रहे हैं। क्योंकि अमेरिका का भी ये एक बहुत बड़ा मुझे- कैंप है ना। मुझे ये ना एक चीज़ याद आई कि वो हज्जाज के दौर में ना, जब यहाँ ये हमारे यहाँ सिंध पे जब हमला हुआ तो हाँ, मोहम्मद बिन कासिम। हाँ, वो गालिबन वलीद बिन अब्दुल मलिक था शायद ना, या हाँ ऐसा कोई, वो मेरे ख्याल में शायद उसका बाप था, वो था। तो हज्जाज ने पहले उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे वहाँ पे अटैक करने की इजाज़त दें, तो वो उस वक्त जो है वो खलीफा था, उसने बोला नहीं, अटैक करने की इजाज़त नहीं है। तो फिर जब वो मरा तो उसका बेटा जब बना तो फिर हज्जाज ने कहा, उसने बोला अब आप अटैक करो। तो यानी एक बंदा, उसकी मर्जी नहीं थी तो सिंध फतह नहीं हुआ, फतह का वर्ड यूज़ करें या जो भी एक्स्ट्रा यूज़ करें, कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली, और दूसरे बंदे ने डिसीजन ले लिया हाँ भाई अटैक कर दो, तो इतने हज़ारों और लाखों फौजी आ गए और उन्होंने पूरा इलाका। यार एक बंदा डिसीजन लेगा, एक बंदा डिसीजन लेगा लोगों पे जंग मुसल्लत करनी है नहीं करनी है, ये क्या डेमोक्रेसी है, कैसी डेमोक्रेसी है, क्या है ये? दो चीज़ें ना बहुत बड़ा धोखा है। नंबर एक, डेमोक्रेसी, हम्म, अगर आपको लगता है कि अवाम की राय से कुछ हो रहा है दुनिया में तो आप धोखे में। कोई ना ऐसा कुछ भी दूसरा, नहीं है। इजहार राय की आज़ादी। हाँ, मैं मज़े की बात बताऊं, हाँ, एक चैनल है ईओन पॉडकास्ट, सर वो चैनल उड़ने वाला है। क्यों? वो एक ऑक्युपाइड मुल्क जो है हाँ, जिस पे गासिब हुक्मरान, मैं नाम देखो मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है, 2 वीडियोस मेरी जो है डीमोनेटाइज हो चुकी हैं। उसके बात की तो वो शाह बहादुर को पसंद नहीं आया कि तुम जुल्म के खिलाफ बात क्यों कर रहे हो, तो चैनल उनका खड्डे लाइन लग चुका है। ये सीन है। और आपको लगता आप उतने ही आज़ाद हो ना जितना जितना वो चाहते हैं। जितना सर्कस का शेर आज़ाद होता है ओह। रिंग से जंप मारने में, उसको लगता है कि अपनी मर्जी से जंप मार रहा है। क्या एग्जाम्पल दिए भाई उन्होंने आपके लिए ना एक Framework बाउंड्री बनाया, मुकर्रर हाँ। कर दी है, ये बोल सकते हो, आज़ाद हो इसमें, मज़हब को रगड़ दो, बहुत आज़ाद हो भाई तुम इसमें। अच्छा, और अपनी कौम को रगड़ना है रगड़ दो। हाँ, ये 4-5 चीज़ें हैं ना जो इसलिए असल वासे में, बात- इस पे बात नहीं करना। आपके तो कितना अच्छा है, ऐसे 4 चीज़ें बात नहीं करने दे रहा, बाकी बाकी पूरे- सब आज़ादी है। इस वक्त दुनिया में कहाँ सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है? हाँ, किस मुल्क ने ताल्लुकात ख़त्म किए? क्या डेफिनेशन है जुल्म की जो वो मखसूस इलाका उस डेफिनेशन से बाहर है? एग्जैक्टली, इंसानियत के हद से बाहर है। एक जगह हमला किया, ठीक है, 2 बंदे वहाँ पे, उनको शक था कि ये 2 बंदे यहाँ पे होंगे, उस कैंप में को 100 बंदा मार दिया उन्होंने मिसाइल से। कोई टारगेटेड ऑपरेशन नहीं किया, मिसाइल मारा, सबके सब खत्म। ये अगर किसी यूरोपीय मुल्क में, किसी दुनिया में कहीं भी ये वाक़या हुआ होता है ना, तो 1 हफ्ते तक सारी दुनिया चीख रही होती है, लोगों की डीपियाँ चेंज हो रही होती हैं, सॉलिडरिटी के लिए ये हुक्मरान सारे मार्च कर रहे होते हैं इनके लिए। जैसे पेरिस पर अटैक हुआ ना, सॉलिडरिटी मार्च हुआ था भाई इसके लिए, चार्ली हेब्डो के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ये इंसान नहीं है, कौन तय करेगा ये चीज़? तो जो भी कहे ना कि बड़े इंसानियत पसंद लोग हैं, आज़ादी इज़हार राय की जो है बड़ी बात होती है, वो धोखे में मुब्तला है, वो दजल के निज़ाम में मुब्तला है। दुनिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, दुनिया में कोई इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, आप सब कैद हो, कैद। अब जहांगीर साहब में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही ना कि नाम हाँ। लें, जस्ट बिकॉज मुझे पता है मैं ना लूँ मुझसे ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये प्लेटफॉर्म ही ले लिया जाएगा ना। वही ना, यहाँ बड़ी बेहुदा बात की जाती है कि भाई ये भी तो यहूदियों का प्लेटफॉर्म है, यहाँ क्यों होते हो? सर मार्केटिंग के फील्ड में ना जहाँ आइस बुल होती है ना वहाँ बात पहुँचाई जाती है। ऐसा ही कभी आपने देखा किसी सहरा पे बोर्ड लगा हुआ किसी फिल्म का, किसी भी शहर का, शहर में लगा होगा, सड़क पे लगा होगा, आई बॉल्स मिले। हमारा काम है लोगों को आगाह करना चीज़ों के बारे में। जब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे।
हमने हाँ, लोगों सही को बात, गाइड करना है ऐसा ना, ही लोग है, जब ऐसा तक ही हैं तब है, तक हम हाँ, यहाँ पर हैं हाँ, भाई। ऐसा ही है, आई बॉल्स चाहिए हमें भी। ऐसे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ हम यहीं बैठ के बात करें तो ये भी आपकी ये भी गलत गलत फहमी है। फहमी है। हम अपने अपने प्लेटफॉर्म्स में जहां हम यहाँ के अलावा जहाँ होते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह अपनी बात पहुंचा रहे हैं। Exactly. और अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह जाहिर है। अब ये कहना कि यार ये मीडियम क्यों यूज़ करो, जो जो मीडियम्स मिलेंगे हम यूज़ करेंगे। भाई जहाँ आवाम होगी, जहाँ हाँ। बंदे होंगे, हमने बंदों का पैगाम सुना है। काजी और जहांगीर ने एक दूसरे को तो पैगाम नहीं बताना ना ऐसा भाई। ही है, ऐसा ही। यार उस दिन हम लोग बैठ के टिकटॉक पे यही बात, हम लोग जो डिस्कशन हो रहा था टिकटॉक पे, तो हम लोग बैठ के यही बात कर रहे थे कि यार प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाएगी तो एक वक्त आएगा नेगेटिविटी खुद ही मर जाएगी, ऐसा ही है। कम हो जाएगी, ऐसा ही फिर है। लोगों के सामने वो प्रोडक्टिव चीज़ें आएंगी। तो यार मीडियम कोई भी, वही वाली बात है, मीडियम कोई भी बुरा नहीं होता। उस पर जो चीज़ें डाली जा रही हैं, जो बंदा जिस तरह उसको यूज़ करे, असल चीज़ उसके इस्तेमाल पर है ना। तो कैसा मैं बहुत शिद्दत से सोच रहा हूँ कि हमें टिकटॉक लाइव भी करना चाहिए। कुछ दुबई वाली सिमें मंगवाते हैं। सही है। देखिए, जब ये बातें नहीं की जाएंगी ना, तो वहाँ पे फिर वही बातें की जाएंगी जो अब हो रही हैं। ये चीज़, यही चीज़ बिल्कुल सही और है। आवाम सारी टिकटॉक पे, पाकिस्तान की जो मासेस है ना अक्सरियत की, वो टिकटॉक पे बैठी हुई है भाई। यार इस पे ना एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या याद आया। वो क्या है, पाकिस्तान से पहले ना एक स्कॉलर उस कहबा खाने इलाके में ना, जहाँ पे वो थोड़ा सा ज़रा ख़वातीन वगैरह का होता है ना, वहाँ गए तबलीग करने के लिए। तो किसी ने उनको देख लिया। वो जब वापस आ रहे थे, किसी ने उनको बोला कि हज़रत आप वहाँ उस इलाके में गए, ख़वातीन के इलाके में, आप तो बदनाम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बदनाम होने से उनमें से 2, 3, 4, 5 औरतें भी अगर तौबा कर लें तो ये सौदा बुरा नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल टिकटॉक को आप एक्स वेदर्ड मीडियम ही कंसीडर कर लें कि यार वहाँ गाना होता है, वहाँ नाच होता है, जो भी एक्स वेदर्ड होता है, लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्टिव चीज़ें लेकर वहाँ जाएंगे और वहाँ कुछ लोगों ने उन चीज़ों को देखकर आपसे कुछ सीख लिया, तो ये सौदा बुरा नहीं है भाई। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यार जहांगीर ये करो। मैं देखता हूँ, मैं मालूमात करवाता हूँ दोस्तों से जो कर रहे होते हैं लाइव वगैरह, कि यार क्या प्रोसेस क्या है। हाँ इंशाल्लाह तो इसको करेंगे। ये सीन करते हैं। आज़ादी धारे राय। यार इसमें बात चल रही थी ना, मैंने मज़े की चीज़ एक दो पिछला कुछ दिनों में पढ़ी कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन यूएस में डिफरेंट है, यूके में डिफरेंट है। अच्छा, यूएस में भी कुछ स्टेट्स में डिफरेंट है और कुछ स्टेट्स में अलग है। ऐसा ही है। मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्चुअली है क्या? और क्या जहांगीर इवन ये पॉसिबल है कि आप इस दुनिया में रहते हुए जहाँ डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट रेसेस हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट लोग अलग अलग तरीक़ों से रह रहे हैं, सकाफतें, कल्चर्स डिफरेंट हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि जहाँ इतना कॉन्फ्लिक्ट हो वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वजूद, मतलब एक कानून बना के आप दे दो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें, दुनिया में कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं कि जिनका दूसरे मज़ाहिब के साथ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है कि एक मज़हब एक जानवर को मुक़द्दस कंसीडर करता है और दूसरा मज़हब उस जानवर को ज़िबा करके खा लेता है। सही है। इसी तरह एक मज़हब एक जानवर को हराम जानवर कंसीडर करता है, दूसरे मज़हब के मानने वाले, मज़हब तो नहीं कह रहा कुछ भी, लेकिन खैर मानने वाले उस जानवर को बड़े सुकून से खा पी लेते हैं। तो ऐसी सूरत में यार ये कहना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट कर सकती है किसी ऐसी सोसाइटी में जहाँ डाइवर्सिटी हो, मुझे तो समझ में नहीं आता ये चीज़ क्या है। इसको ना हम बिल्कुल छोटे लेवल पे जाके देखते हैं, इसको बड़ा नहीं करते हैं, कौमों के बस पे ना जाते हैं। हम एक घर की मिसाल ले लेते हैं। इसमें एक घर है, 4 बच्चे, एक मियाँ एक बीवी, 6 अफराद का एक कुंबा है। आप समझ लो ये दुनिया है। अगर आप कहते हैं कि चलो इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दो, हाँ ठीक है, हाँ, और डेमोक्रेसी दे दो, हाँ, अब बताओ कि भाई तय होगा दिन में क्या बनेगा? बनाना किसने? माँ ने। लाना किसने? बाप ने। वोटिंग होगी, बच्चे कहेंगे बकरा खाएंगे हम। हाँ, बकरा खाएंगे हम। हाँ, 4 वोट बच्चों के पड़ गए, हाँ, जाओ भी आप, जाहिर है कि आज़ादी है। हाँ, ठीक है भाई, एक बच्चा उठ के माँ पे चढ़ बोल रहा है, एक जो है उठ के बाप के सवाल उठा रहा है, कैसा आदमी है तू, बकरा नहीं खिला सकता, तुम्हें शर्म नहीं है? कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। जिस तरह एक घर में रोल होता है ना कि बाप है, उसने तय करना है कौन सा बच्चा क्या खाएगा, कितना खाएगा, कौन से बच्चे की कौन सी काबिलियत है। अब बच्चे हो तो कहेंगे भाई हमें सुबह भी टॉफ़ी चाहिए, शाम को भी टॉफ़ी चाहिए, रात को भी टॉफ़ी चाहिए, हाँ, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है उसमें। हाँ, बाप को पता है कि ये टॉफ़ी खाते रहे अगर, मैं इनको सिर्फ शीर खुरमा ही खिलाता रहा अगर, कि दांत ख़राब हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो बाप को सख्त फैसला लेना होगा। वो जाहिर है कि आज़ादी नहीं बोलेगा,
वो हाँ। डेमोक्रेसी नहीं देखेगा, हाँ। वो सख्त फैसला लेगा, क्योंकि बाप का काम है सख्त फैसला लेना, हर बंदे का रोल नहीं होता। ठीक इसी तरह हाँ। तरबियत माँ देखेगी, बच्चा जो है सफाई का ख्याल रख रहा है नहीं रख रहा, गालम गलोच कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है तो किसको रोकना है, कैसे रोकना है, डांटना कब है, बाप को कब बताना है कि भाई अब चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई हैं। एक घर भी जो है ना वो जिम्मेदारियों से चलता है, रोल से, ना जाहिर है कि जाहिर से चलता है, ना डेमोक्रेसी चलता है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अभी यूरोप में ना पार्लियामेंट के इंतखाबात होते हैं, ग्रीक में हाँ यूनान का ही था वो बंदा, वो कॉमेडियन है बेसिकली, वो तो मजाक मजाक में जो है कैंपेन चलाई अपनी और वो मुंतखब हो गया यूरोपियन पार्लियामेंट का मेंबर। अब मैं उसकी परसों वीडियो देख रहा था जिसमें वो क्या करता है भाई कि कहता है यार कि मैंने यार लॉबी से पता किया तो ये ग्रीन अलायंस है, ये अच्छा रहेगा ज्वाइन करने के लिए, तो आप लोग बताएं मैं ग्रीन अलायंस में जाऊँ या इंडिपेंडेंट में जाऊँ। लोग तफरी में कुछ ही करेंगे वो उसको कबूल कर लेगा, वो हर चीज़ नेट पे लाके फेंकता है, अवाम वोट करे भाई मैं वो कर लूँगा, उसमें इतनी ज़हनी इस्तेदाद ही नहीं है। हाँ। लीडर वो होता है ना जो भले अवाम को कड़वे लग रही हो चीज़, लेकिन दूर की देखे, दूर के फैसले ले, अवामी फैसले ना ले। अवामी फैसले जज्बाती होते हैं, उससे कौमें नहीं चलती हैं, कौमें सख्त फैसलों से चलती हैं। वो कहते हैं ना फैसलों की दो किस्में, एक मकबूल फैसले, एग्जैक्टली एक सही फैसले। आपको सही फैसला करना होता है, मकबूल फैसला नहीं करना होता। मकबूल फैसला क्या होता है, फौरन वाह मिल गई, साल 2 साल उस पर अच्छे चल गए, लेकिन दूर के नतीजे बड़े खतरनाक हैं उसके। रियासतें जो है ना सख्त फैसलों से चलती हैं। चलो यार पीछे चलो, सुलह हदैबिया पे चले जाओ। सुलह हदैबिया मकबूल था या सही था? सही फैसला था, मकबूल नहीं था, सहाबा भी राजी नहीं थे उस पर। हम भी आज पढ़े, हम कहेंगे यार ये क्या सीन है, लेकिन उस फैसले के 2 रस नताइज कितने अच्छे हुए। रियासत डिफरेंट चलती है और ये बोल बच्चन डिफरेंट चीज़ होती है। रियासत चलाने के लिए आपको अच्छे फैसले करने पड़ते हैं जो कि सख्त लगते हैं आवाम को बाज़ औक़ात, लेकिन वो होते ठीक फैसले हैं। तो इसलिए मैं डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का काम कहता हूँ कि आपको ना कोई डेमोक्रेसी आज़ादी ना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, सही फैसले करें एट राइट टाइम। दैट्स इट। एक और भी चीज़ है ना कि मतलब फॉर एग्जांपल 95% लोग वो हैं जिनको पता ही नहीं है ना किस तरह चीज़ें चल रही है, मोर देन 95%। उनको उनका काम ही यही है कि वो सोशल मीडियाज़ पे बैठ के, वो रोड पे बैठ के, वो होटल्स पे बैठ के वो बातें करेंगे। अब मतलब फॉर एग्जांपल एक पोस्ट चल रही है कि भाई वो जो है वो सूद की बेस पे मईशत कायम है, इसको सबसे पहले ख़त्म किया जाए। यार बिल्कुल ऐसा ही है, ज़ाहिर है इस्लाम में तो सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग को कहा गया है कि सूद अगर ले रहे हो आप तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हो। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये इसको ख़त्म कर दो और ये ख़त्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसके लिए ज़ाहिर है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, एक लॉन्ग रन जो ना पॉलिसी मेकिंग चाहिए। अब मसला क्या है? मसला ये है कि आप किसी शख्स के बारे में सोच नहीं सकते कि वो 50 साल बाद का, 40 साल बाद का, 30 साल बाद का सोच रहा है। वो सोच रहा है 5 साल का। पाकिस्तान में तो अपने इकोनॉमिक प्लानिंग भी पहले ज़माने वही लोग हैं गौरी मार देना, वो यही ना। अभी धरना भी चल रहा है इस्लामाबाद में फिर से, और इसराइल के खिलाफ जो है वो जिहाद का ऐलान करें। ठीक है भाई, बहुत मकबूल फैसला है, बट कैसे? हाँ, जंग करने के लिए ना आपको पहले ना पड़ोस में बेस बनानी पड़ती है। हाँ, ऐसा नहीं कि फौजी यहाँ से उड़ के जाएंगे तो वहाँ पे लड़ेंगे, आपको बेस बनानी पड़ती है। आपको मिस्र देगा बेस, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको जॉर्डन देगा बेस, सवाल ही नहीं। जॉर्डन तो बल्कि मतलब ऐसी बात करो जो बात समझ भी आता है। अब ये बात है ना, ये जज्बात भी नहीं समझ आ सकती, अकल की बात है ये। मैं कहूँगा मुझे एक पॉसिबल वे बताओ, अगर आपने कोई मिलिट्री की वो चीज़ें पढ़ी हैं, स्ट्रेटजी पढ़ी हुई है, तो मुझे बताया कि कैसे पॉसिबल है मिस्र की उसकी जंग हो जाए, ठीक है, फिर आप कर सकते हो चलो आप इत्तेहाद बन के वहाँ चले जाओ, बेस बनाओ अपनी, वहाँ पे चले जाओ। सही सही। यहाँ मिस्र की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनके आबी गुजरगाह का रास्ता रोक सके। हाँ, राइट सी। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि रफा के गेट खोल सके। और आप कहते हैं कि यहाँ से उठ के 4000 किलोमीटर से आप वहाँ भी जाके जंग कर कैसे करेंगे? उनको पहले खुद आसपास वालों को खड़ा होना पड़ेगा यार। लेकिन कितने हाथ पांव बंधे हुए होते हैं इंसान के। अब जैसे आपको पता ही होगा 2021 का गालिबन केस ऑफ फ्रांस का बॉयकॉट का जो सीन चला था। यार आप देखें कितना बांध दिया है हमें कि हमें ये पता है कि अगर हमने एक्सट्रा कंट्री का बॉयकॉट किया तो पूरा यूरोपियन यूनियन हमारे एक्सपोर्ट्स का बॉयकॉट करेगा, हमारी इकोनॉमी धड़ाम से नीचे आ जाएगी।
ये बात ज़ाहिर खान साहब ने भी ये बात की थी और बिल्कुल एक सही बात की अकल थी। में आने वाली बात है देखें यार। अवामी तौर पर काजी साहब देखें ना, तो इमरान खान ने बड़ा गलत फैसला किया कि फ्रांस के सफीर को क्यों दोबारा लेके आ रहे हैं, उसको क्यों कर रहे हैं। पर रियासती तौर पर देखें ना, बड़ा अच्छा फैसला किया उसने। रियासतें इस तरह से नहीं चलती मेरा भाई, जज्बाती फैसलों पर नहीं चलती कि रोड पे आके कोई भी कुछ भी कहेगा तो वो मान लिया जाएगा। ये नुकसानदेह ट्रेंड है, इस ट्रेंड से फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को। यार वही वाली बात है कि ना आपकी इकोनॉमी ऐसी स्ट्रांग हो, दुनिया आपके इशारों पे चले। मतलब आप चूंकि हम हैं ही लोअर हैंड है ना, हमारा मसला ही है, हम चूंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो हम वो गेम थ्योरी में ना एक होता है डोमिनेंट स्ट्रेटजी होती है और एक डोमिनेटेड होती है। हम माजरत के साथ हम डोमिनेटेड स्ट्रेटजी पे चलने वाले हैं। हम अगले को देखते हैं कि उसने क्या डिसीजन लिया, उसके बाद हम अपना सोचते हैं यार अब हमें ये कर लेना चाहिए। अब मसला ये, फ्रांस जाहिर है एक गैरत ईमानी जोश मारती है कि यार एक शख्स हुकूमती सतह के अंदर रहते हुए ऐसे गलत किस्म के जो है वो कार्टून मुकाबले का अगर इनेकाद करता है, खासतौर पे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो ऑब्वियसली बुरा तो लगता है। लेकिन हमारे हाथ पाँव इतने बंधे में हमारी मईशत की वजह से, इतनी कमज़ोर मईशत की वजह से, या इंटरनेशनल रिलेशन सो कॉल्ड जो भी हैं, हम उसकी वजह से कुछ कर ही नहीं पाते होते यार। इसराइल, वो आप देखो ना 20 कंट्री का भी अगर हम नाम लें तो वो हम वहाँ कुछ कर ही नहीं पा रहे यार। हम इकोनॉमी हमारी, हम बैठे हुए हम कोशिश कर रहे हैं, हम उसको ऊपर ला ही नहीं पा रहे हैं। मतलब हमें इतनी लॉन्ग रन प्लानिंग बात यही है, फिर वहीं आ जाती है यार। कोई शख्स तो ऐसा है जो 30-40 साल का सोचे, ऐसा ही है, वो 30-40 साल को टिकने भी दिया जाए। एक ये भी मसला है। देखो, इट्स नॉट अबाउट इमरान खान, इट्स नॉट अबाउट नवाज शरीफ, इट्स नॉट अबाउट शहबाज शरीफ और एनीवन, इट्स अबाउट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, अब रियासत पाकिस्तान को के सोचो भाई। इमरान खान ने भी जो फैसला किया, रियासत पाकिस्तान के लिए बेहतर था। ऐसे अभी भी मैंने वो देखा, एक भाई साहब ने तो ऐलान कर दिया भाई कि उर्दन के बादशाह को, गद्दार अपने गद्दार अपने गद्दार। भाई क्या करता है, आप उससे पूछ के कोई गए हो उसके पड़ोस वाले मुल्क में? हाँ, मुल्क इस तरह नहीं चलते भाई, जज्बात में नहीं चलते। अच्छा, पाकिस्तान गंदा है, बुरा है, ठीक है, जिसने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, ठीक है, और जितनी भी कौम मुताबिक करारदादें आई हैं फ़लस्तीन के हक में, हाँ, हालांकि फ़लस्तीन ने हमें डिश किया बाज़-औक़ात, इंडिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हमने कभी फ़लस्तीन को डिश नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम पाकिस्तान खड़ा रहा जगह पे। उस स्टेट को आप गाली दे रहे हो, लेकिन जो स्टेट, तुर्की खास तौर पे, जिसने इसराइल के साथ तल्वार आज तक नहीं ख़त्म की है, ट्रेड होती है, बाहमी तजारत चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसमें बुरा होता है तो उसकी लीरा खरीदना शुरू कर देते हो। हाँ, वो आपकी इस्लामी खिलाफत है। हाँ, पाकिस्तान आपके लिए दारुल हर्ब है। हाँ यार कोई सेंस वाली बात करो यार। मसला ये है कि एक कौम बनना नहीं दिया क्या इसको, मुल्क को? आप पहले इतने मजबूत, खुद तो इतने मजबूत हो जाओ। यहाँ पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच में से निकल नहीं पा रहे हो, ऐसे है। और जा रहे हो आप दूसरे मुल्क को खत्म करने के लिए। पहले अपने आप को तो इतना मजबूत कर लो यार। जब रियासत नहीं थी ना तो गज़वा बदर हुआ था, जब रियासत बन गई ना तो फिर गज़वा खंदक हुई थी। जब स्टेट को बचाना हो तो स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। आपको क्या लगता है कि हुज़ूर सल्लम के वो गज़वा खंदक में जाके लड़ नहीं सकते थे उनसे? 313 से 1000 को मार दिया था ना, तो यहाँ भी लड़ सकते थे। लेकिन शहर पे हमला हो रहा था, अपने रियासत को बचाना था। रियासत में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। तो हर जंग की, हर गज़वा की डिफरेंट स्ट्रेटजी थी। अकली फैसले थे, जज्बाती फैसला कोई भी नहीं था, हिकमत वाले फैसले थे। यही ना, हज़रत सलमान फारसी ने यही कहा था कि हमें ये शहर बचाना है, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनकी ही वो मशवरे को, सही बात है, ऐसे ही। तो आपको लगता है कि हज़रत उमर थे ना उस वक्त भी? हाँ, थे ना हज़रत उमर। हाँ, सही। कौन माई का लाल सामने खड़ा होता है या उनसे दलेरी में मुकाबला करता? लेकिन हिकमत, का हिकमत यहाँ पे। सुलह हुदैबिया था ना, हज़रत उमर भी थे, हज़रत अली भी थे। कौन माई का लाल था कि उनकी तलवार के सामने खड़ा होता? तो मैं यहीं पे लड़ूंगा, तो कोई पीछे हटता है इनमें से कोई? लेकिन हिकमत कि यार अभी हम आए हैं, उम्रे के लिए आए हैं, इसका हज के लिए आए हैं, जो भी बात हम उसके लिए आए हैं, ये कर लें, एक वायदा करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म के लिए अमन के साथ हम चल सकें। बाद में स्ट्रेटजी बनाएंगे। सुलह हुदैबिया था तो फतेह मक्का हुआ इतने अमन से। वो यही ना, देखो पहली कंडीशन ये रखी है कि अगले 10 साल तक जंग नहीं होगी। तो इससे ये हो गया भाई, कुरैश से अब नहीं लड़ेंगे, अब छोटे मोटे दूसरे जो है वो निपटाते हैं दुश्मन, क्योंकि कुरैश की तो मदद आ नहीं सकती। एग्जैक्टली। तो वो निपटाए। दूसरी कंडीशन ये थी कि भाई यहाँ से जो मदीना आएगा ना उसको आप वापस भेजेंगे, जो मदीना से मक्का आएगा उसको वापस नहीं भेजा जाएगा। अब मक्कन को ये पता था कि हम मदीना जाएंगे तो वापस, तो उन्होंने मक्का मदीने का ट्रैवलिंग आसानी से रखी। तो आप अलैहिस्सलाम मक्कन को प्रीच कर दिया करते थे, तबलीग किया करते थे, जिससे वहाँ इस्लाम फैलना शुरू हो गया।
लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ वाले वहाँ जा नहीं रहते, तो थोड़ा बहुत जो एक वो था हल्का फुल्का सा कि इल्हाद गया, शिर्क का वो था, वो सवाल था, वो भी वहाँ से चला गया। को मजे की चीज़ हुई, वहाँ से आने वाले को जब मदीने में मना किया गया ना, तो उन्होंने अपने अलग ग्रोह बना लिए, रास्ते में बना लिया। वो कुरैश काफिले लुटने शुरू हो गए, वो तंग आ गए थे। जाना जाते, हाँ वो आप अलैहिस्सलाम ने कहा भाई मेरा इनसे थोड़ी कुछ लेना देना, Exactly. ये तो थर्ड इलाका है, मेरे अंदर का वो था, बाकी उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसा कभी दरख्त काटना हो ना, दरख्त तो नीचे से दरख्त जो है ना, ये टॉम एंड जेरी कार्टून में कटता है, दरख्त काटने के लिए पहले आपको शाखें काटनी पड़ती है, हाँ शाखें कटती हैं, सब कुछ होता है, फिर आखिर में जो है वो जड़ काटी जाती है, आखिर में जो है उसका तना काटा जाता है ताकि नुकसान ना हो, सुकून से सब कुछ हो जाए। ये हमारे वाले जज्बाती लोग सीधा जो है तना काटना शुरू करते हैं, भाई घोंसले भी तोड़ोगे अपना भी नुकसान करोगे। तो पहले दरख्त को हल्का किया जाता है, खुद को मजबूत किया जाता है। यार ये चीज़ ना मदीना में भी बड़ी अच्छी बात की तुमने, कि आप अलैहिस्सलाम ने पहले बनु कैनुका को बाहर निकाला, बनु नदीर को बाहर निकाला, फिर बनु कुरैदा की तरफ आए, जबकि मुआहदे तीनों ही तोड़ रहे थे। Exactly. और यही हुआ कि बनु कुरैदा उन्होंने भी प्लानिंग की, मर्डर की हो आप अलैहिस्सलाम के और सहाबा की। और बाकी ऐसा है कि आप अगर देख रहे हो कि ओपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग़ज़वा खंदक के आखिर में हज़रत नुआइम बिन मसूद, जो उन्होंने उसी ग़ज़वे के बीच में इस्लाम एक्सेप्ट किया था, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको स्पाई एजेंट बना के भेजा। वो यहूदी थे, उन्होंने इसी ग़ज़वे के बीच में इस्लाम एक्सेप्ट किया, उनको पता नहीं था कि दूसरे लोगों को कि इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने भेजा कि भाई जाओ बनु कुरैदा अंदर थे मदीने में, तो आपने बोला जाओ बनु कुरैदा को ना बात बोलो कि भाई ये जो बाहर वाले हैं ये तो अगर नाकाम हुए तो चले जाएंगे, फंसेंगे, तो आप क्यों इनका साथ दे रहे हैं। वो गए बनु कुरैदा वालों को, उन्होंने उस तरह वर्गला, बनु कुरैदा ने वालों ने बोला बात तो सही है। फिर वो यहाँ से निकल के उन्होंने वो जो खंदक थी रात में क्रॉस की, उधर गए बनु कैनुका और बनु नज़ीर को बोला कि भाई आप तो उन पे तकिया करके बैठे हैं, बनु कुरैदा वो तो आपके साथ मुखलिस ही नहीं है। उन्होंने जब पता कराया बात वो भी सही निकली। इधर ये लोग कुरैश के पास गए, कुरैश को बोला भाई आप लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि ये आपका साथ देंगे, आप जो है वो कुछ बंदे ज़मानत के तौर पे रखवाएं इनके, वरना ये भाग जाएंगे। तो ये आपस में करके ना उन्होंने मिसट्रस्ट कायम किया। हाँ, वो जो है ना वो फ़ायदा हुआ उसका, और वो यही फ़ायदा हुआ कि वहाँ फिर वो दोनों चूँकि वो बनु कैनुका और बनु नज़ीर जो थे वो चूँकि उनका ट्रस्ट ख़त्म हो गया था बनु कुरैदा पे, तो वो बस इसी मूड में थे कि भाई कुरैश ज़रा सा पीछे हटे और हम निकलें। और कुरैश को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग हमारे साथ मुखलिस ही नहीं है। तो वो एक धक्का समझ लो गिरती हुई दीवार को इस चीज़ ने भी दिया। तो अब ये देखे ना, ख़त्म हो ही रही थी वैसे बैटल। अब ये काजी साहब, इससे हमें ये पता चलता है ना, क्या झूठ बोलना गुनाह है ना, लेकिन साहबी ने जाके झूठ तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ वो हाँ स्ट्रेटजी, हाँ स्ट्रेटजी है, जैसे डिफरेंट थिंग्स। हाँ स्ट्रेटजी जो है ना, जब रियासत के लिए आपको हिकमत इस्तेमाल करें तो उसको स्ट्रेटजी कहा जाता है। हाँ स्ट्रेटजी, उसमें झूठ भी हो सकता है, सख्त फैसले भी हो सकते हैं, बहुत कुछ उसमें हो सकता है। मकसद होता है रियासत को बचाना, एक बड़े मकसद को देखना, तो ये वो सारा सीन हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम का ये स्ट्रेटजी मुझे बड़ी पसंद आई कि वो ज़ाहिर है एक इत्तेहाद तोड़ने के लिए ना, अब वो दायरा खेमों में इस तरह की बातें भी हो रही होती होंगी, ये वो दायरा इतने लोग सारे जमा है, तो उसी को यूज़ करके उन्होंने जो ना आपस में उनको जो है ना वो ट्रस्ट ख़त्म किया और वो इत्तेहाद तोड़ दिया। स्ट्रेटजी से याद आया कि अभी खबर आई है कि भाई साहिरुद्दीन साहब पे एफआईआर कट गई कराची में। किस बात की? अपेरेंटली कोई साल पहले उन्होंने कोई वीडियो बनाई थी जिसमें सिंधियों को बड़ा बुरा भला कहा गया कि अपनी बेटियां वडेरे को देते हैं रोज़। वो एक क्लिप काटा गया बेसिकली, मैंने पूरा वो वीडियो देखी है। बेसिकली वो पाकिस्तान के पे चढ़ाई की थी उन्होंने, साहिरुद्दीन ने, हाँ, कि ग़ज़वा हिंद वाली जो थी ना, तो उस पर हमने सिंध और हिंद का जब जिक्र किया, तो कहा सिंध पूरा पाकिस्तान, सिंध के आसपास वाला पाकिस्तान है, तो वो पूरे पाकिस्तान को रगड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने सिंधी वर्ड यूज़ किया, तो सिंधी कॉन्फ्रेंस ने एफआईआर कटवा दी कि भाई ये सिंधियों को गालियाँ दी हैं इस बंदे ने, कहना ये सिंधी बगैरत कैसे लड़ेंगे, ये तो जो है अपनी बेटी देते हैं वडेरों को, और ये होता है फलाना होता है। बेसिकली ये पूरे पाकिस्तानी कौम को रगड़ लेते, नाम सिंधियों को ले लिया तो सिंधी कॉन्फ्रेंस जो है उस पर भड़क गए। अब बतौर दाई ना आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये ना यार क्या है ये, जितने भी जज्बाती जो गुस्सा सबको आता है, रोटी सब खाते हैं। हाँ, अगर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके, सख्त इस्तेमाल करके ना खुद को कैंसिल करवा रहे हैं ना, तो सर ये आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, ये आप उन इस्लाम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, और आप उन बच्चों के साथ भी ज्यादती करते हैं जो आपको बड़े प्यार से देखते हैं, सुनते हैं। यार हमें ज़रूरत है इस तरह के दाइयों की जो जदीद दौर के हिसाब से बात करें। ज़ुबान और बयान
इससे बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुझसे ज़्यादा गुस्सा शायद ही किसी को दुनिया में आता होगा, बट जब कैमरा ऑन होता है ना, या जब कोई दोस्त फ़ोन करता है किसी मसले बात कर रहा होता है, तो वो वाला जहांगीर मैं दफना देता हूँ। फिर वो जहांगीर है जिसके कंधे बड़ी जिम्मेदारी है। वो एक कल मुझसे बच्चे सवाल पूछ रहे थे लाइव में भी, मैंने कहा यार ये इस्लामी सवाल है, पे काजी आएगा तो मैं जवाब दूंगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। मैं वो भार क्यों उठाऊं जो उसको उठाने की मेरी ताकत ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सही है। तो जुबान और बयान, कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो, और मतलब उस वीडियो में जो बातें भी उन्होंने की हुई थी ना, कोई सर पैर नहीं था उन बातों का, डिटेल में अगर जाया जाए ना, वो अजीब ही बातें नहीं सारी सारी। जहांगीर, एक मसला क्यों है मैंने देखा है यार, अक्सर लोग ना, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया वगैरह, जो थोड़ा बहुत जिनको पता हो चीज़ों का, थोड़ा बहुत बोलना आता हो, उनकी अप्रोच नार्सिसिस्टिक हो जाती है। क्या वजह है यार, ये क्यों है ऐसा? देखिए, सख्त लहजा या सख्त मौक़िफ़ देखा जाए ना, तो डॉक्टर इसरार अहमद का भी लहजा और मौक़िफ़ बड़ा सख्त था। हाँ, लेकिन नार्सिसिस्ट नहीं थे वो। नार्सिसिस्ट नहीं थे, और दूसरा दर्द उनके बयान में ना हित्तक अमेज़ चीज़ नहीं फील होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है कि तहकीर आमेज़ लहजा नहीं होता था, तानाज़नी नहीं होती थी कि तुम घटिया हो, तुम फलाने हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ये दाई का तरीका नहीं है। ये जिसको आपने सिखाना है, आप उसको जब गाली दोगे तो आपसे क्यों सीखेगा वो? यही ना, आपका इल्म तो ज़ाया हो रहा है ना। अब साहिल अदीम के दिमाग में 1000 इल्म हो, लेकिन कोई सिंधी बंदा, कोई सिंधी नौजवान आप क्यों देखेगा? हाँ ना, क्यों? सही बात है, आपने उसको वो कर दिया ना। ये कौन सा मतलब कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे चल रहा है कि आप जितना मारोगे आपसे उतना प्यार करेंगे? कोई स्टॉकहोम सिंड्रोम थोड़ी चल रहा है। दाई का जुबान सख्त होगी, महफिल खाली हो जाएगी। हाँ ना, अब क्या बचेगा पीछे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं मजहबी भी, जिनका कोई इल्म इतना कोई अच्छा नहीं है मजहबी, लेकिन वो इतने मीठे तरीके से बात करते हैं कि उनकी महफिलों में रौनक देखो कितनी होती है। मैं फिर हर दफ़ा कहता हूँ, फिर कहूँगा, मौलाना रूमी को पढ़ें, कहते हैं अज़ मोहब्बत खारिहा गुलेमी शवद, कि भाई विद लव यू कैन टर्न थॉर्न्स इनटू रोजेस, कि मोहब्बत के जरिए आप कांटों को गुलाब में बदल सकते हैं। तो मोहब्बत फाते आलम बाबा, इस्लाम दीन मोहब्बत का, मेरा नबी मोहब्बत का, मेरा खुदा मोहब्बत का, मेरा कुरान मोहब्बत का। इकबाल तो ज़रा डिफरेंट बात कर रहे हैं, लेकिन इकबाल क्या कहता है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर। यार, फूल की पत्ती से कट सकता है, इसकी आप क्या हो उसका तर्जुमा करोगे आप? मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर। ये बात भी सही है, जैसे कुरान में भी ना, सूरह फुरकान में है ना कि इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। देखिए, अप्रोच पता है क्या है? ये ना हो कि आप लोगों को हत्तक आमेज़, वही वाली तहकीर आमेज़ ले जा। अगर आपको लगता है ना सामने वाली ऑडियंस आपकी बात नहीं समझेगा, अस्सलाम वालेकुम, कुरान ने, सूरह फुरकान ने कहा है, आप लोगों से इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करना चाह रहे हैं, उसकी अप्रोच नहीं है, वो इतना समझ नहीं सकता चीज़ों को, तो आप सीधा से अपने आप को डिग्रेड ना करें, वहाँ बैठ के बात करने का अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, शायद सामने वाला आपका मजाक उड़ा, आपको गुस्सा आ जाए, आपको दुख हो, इससे बेहतर ही आप अस्सलाम वालेकुम कह के साइड पर हो जाएं। लेकिन बात वही है कि फिर वही इकबाल का शेर इसीलिए ना कि मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर, कि आप एक ऐसे नादान आदमी पे जिसको समझ नहीं आती चीज़ें, आप उससे समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें जो उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं है, बेअसर रहेंगी। बेहतर यही है आप वहाँ से माजरत कर लें, आप अस्सलाम वालेकुम कह के निकल जाएं। लेकिन अगर आप दाई बन के किसी को समझाने के लिए बैठें उस चीज़ को, तो फिर वही सूरह वो जो नहीं है फ़िरौन को, जो और फ़िरौन की तरफ भेजते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कूला लहू कौलन लय्यिना, नरम बात करना जाके। तो बात यही है कि भाई आप कहीं बैठें, इस्लाम देखो, लोग सामने वाले ना कुरान हदीस नहीं खोल रहे, तारीख नहीं खोल रहे, उनके सामने आप इस्लाम है। एग्जैक्टली, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आप इस्लाम है इस वक्त। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं यार, वो कुरान नहीं खोलेंगे। हम भी तो वेद नहीं खोलते, हम भी तो बाइबल नहीं खोलते, वो कुरान नहीं खोलेंगे। हम उनको देख के समझ रहे हैं कि हिंदुइज्म क्या है और क्रिश्चियनिटी क्या है, वो हमें देख के समझ रहे हैं इस्लाम क्या है। जबकि गलती पर मैं भी गलत कर रहा हूँ, गलत वो भी कर रहे हैं। लेकिन मसला ये कि कम से कम हम जितना मैक्सिमम कैपेसिटी में जाके चीज़ों को अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, हम कोशिश तो करें उसको करने की। आप यार जाहिल, उर्दू में अगर किसी को बिल्कुल, मेरे ख्याल में मुझे अगर ना कोई बंदा गाली दे देना, मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा जितना मुझे जाहिल बोल देगा। इसी जाहिल की जगह ला इल्म कह लेते, बेखबर कह लेते। हाँ, मतलब शायद मफहूम का यही था, ला इल्म या बेखबर कहना। हाँ, सही बात है। लेकिन एक लफ्ज है ना, कितनी कड़वाहट भर दी। ऐसा ही है,
मतलब आपने पूरी ख़वातीन जो भी तबका था ना उसको अपने से काट दिया। हाँ भाई अगर कहे कि जंगी तो बहुत जाहिल था जो बात बताऊँ सर, मैं आपके साथ देखना पसंद नहीं करूँगा। हाँ भले मैं जाहिल होऊंगा, ला इल्म होऊंगा, लेकिन अगर जंगी तुझे इस बात का नहीं पता इसलिए मैं बात बताऊँ, मैं आपकी बात सुनूंगा। एक लफ्ज़, एक कड़वाहट ना एक बहुत बड़े तबके को आपसे दूर कर देती है। सूरह आल इमरान गालिबन आयत नंबर 159 कि ए मोहम्मद या ए पैगंबर, ये तुम पे अल्लाह का करम है कि तुम इन पे नरम हो। हाँ कि अगर तुम सख्त होते तो ये लोग तुमसे भाग जाते, तुमसे चिढ़ जाते। तो सर ये सीन सूरह आल इमरान है, सूरह इब्राहिम है, उसका रेफरेंस जो है, लेकिन आयत नंबर 159 इतना मुझे याद है कि अच्छा। इतनी बड़ी बात है। अल्लाह पाक कह रहा है कि आप नर्म रहो लोगों पे ताकि लोग आपको सुने। देखें, आपका काम जिहाद लड़ाई सिखाना नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं करवा रहे, तलवारबाजी नहीं सिखा रहे, गोली चलाने नहीं सिखा रहे। आप उनके दिलों में ईमान ताज़ा करना चाह रहे हो, आप उनका इस्लाम बेहतर करना चाह रहे हो, अकीदा बेहतर करना चाह रहे हो। तो सर आपको सुनेंगे तो वो चीज़ बेहतर होगी ना। जब आपको सुनने से इनकारी हो जाएंगे तो दीवारों को सुनाएंगे आप क्या। और क्या, और आप मुसलमानों को जाहिल कह रहे हो। अगर आपको खुदा न खास्ता कहीं नॉन मुस्लिम्स को प्रीच करने, तबलीग करने के लिए, आप तो उनको पता नहीं। भाई जो वीडियो पे FIR कटी है उसमें ये भी कहा गया भाई कि ग़ज़वा हिंद तो इसके पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए, इनकी क्यों करतूत देखो कैसे हैं। यार ये देखो मतलब क्या कर क्या लिया पता कोई आपने। मुल्क तुम्हारे खिलाफ ना कर दे, मतलब आप तकफीर की तरफ जा रहे हो यार, जालिम आदमी। ये ना बिल्कुल पैसिमिस्ट हो, अल्लाह माफ करे, खैर किसी का लफ्ज़ मायूस नहीं होना चाहिए हाँ। कौम से यार, इतनी बड़ी ऐसे ही कौम ना, नहीं है। मायूसी क्यों किस बात की। हाँ। अच्छा मुझे ना अचानक से एक चीज़ वो आई कि भाई देखो, एक शेर का मिसरा है कि वजूद जन से तस्वीर कायनात में रख, सही है, यानी औरत के वजूद से कायनात की तस्वीर में रख। और साहिल अदीम साहब का कहना है कि 95% औरतें जाहिल हैं। तो इसका मतलब है जहालत से कायनात में रंग है, क्योंकि औरतें तो जाहिल हैं यार। नहीं कर पहली तरबियत गाह है जो बच्चों की तरबियत करती है। इस्लाम से दूर करना, इस्लाम के करीब करना ना, ये हमारी माँ का काम होता है। आप 95% औरतों की तरह आप बच्चा पाल के दूध जाए, आप रात को बच्चे आपको पता चल जाएगा कि जहालत क्या है और क्या कह नहीं सकते हैं है। भाई आप लाइल्म हैं, जो अभी फितने चल रहे हैं, लिहाजा हाँ। कोशिश करेंगे जितना उसे पढ़ें, इस बारे में समझें और अपने बच्चों को सिखाएं। सेम बात थी यार। हाँ अच्छा, इसमें औरतें क्या, इसमें तो मर्द भी फिर लाइल्म है ना। एग्जैक्टली है। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या वो तो नहीं होनी चाहिए ना। पता है क्या, ये इसको हम ना वो जस्टिफाई या जिसको हम डिफेंड कर नहीं सकते, ये जुमला गलत है भाई। अब FIR कट गई है, हाँ। पूरी सिंधी कौम आपके अगेंस्ट हो गई है। हाँ, आप क्या कर हालांकि लिया? साल पुरानी वीडियो है, लेकिन ये इतना जालिम है ना इंटरनेट कि ये कभी भी आपको, कोई चीज़ हाँ। निकाल देगा। जब आप बुरा वक्त आएगा ना हाँ। तो कहीं कहीं से खोद की चीज़ें निकाल लेंगे लोग। लाइव दो बैठक डिस्कशन जो है उस पर भी हमने हल्का फुल्का जिक्र किया सैयद अदीम साहब के बारे में, और मोहतरम है हमारे लिए यार, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनको। उन्होंने बड़ा काम किया है पिछले 2-3 साल में, फितनों के बारे में आगाह करना, बाकी सब चीज़ें करना। जब इतनी काबिलियत रखने वाला बंदा जो है वो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, बुरा लगेगा ऐसे ना, हमें बुरा लगे, सही बात है। तो ये नुकसान है। नौजवानों का नुकसान है, हमारा नुकसान है, उनका खुद का नुकसान तो है ही है। लेकिन क्या हो जाएगा, अब उनको सामने रख के ना सबको रगीदा जाएगा। ये मजहबी तो होती है ऐसे, ये इस्लाम पसंद की जो बातें करते हैं ना वो ऐसे ही सख्त हो जाता है। हाँ, ये तासुर गलत है, ये नार्सिसिस्ट होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये नुकसानदेह। तो इस पे थोड़ा सा अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर हों, अल्लाह करे। क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह काम कर रहे हैं जिस तरह का वो काम कर रहे हैं। तो होप्स हो कि उनकी अप्रोच बेहतर हो और थोड़ा सा बयान पे तवज्जो दें, थोड़ा सा स्टाइल पे। हाँ कैसा, यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, ठीक है। कितना हो गया सर? 49 मिनट्स। ठीक है, 50 हो गया। चले जनाब, काफ़ी सारी बातें हो गई। होप्स हो हमको इतना कोई नुक्ता नज़र आपके सामने जो पेश करने में थोड़े कामयाब हुए होंगे। तो इस हवाले से जो भी आपकी राय हो, जो गुजारिशात हों, वो ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट बैठक सेशन में। तब तक मुझे और काजी मोहम्मद हारिस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।